सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम 11 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं और जानेंगे क्या टॉपिक्स हैं आपके लिए तैयारी में इम्पोर्टेंट। पेपर का शुरू होते ही हमको पता लगता है कि एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च हुआ है, जिससे एयर इंडिया में आने वाले नए परिवर्तन का दिखाया जा रहा है। एयर इंडिया का लोगो ही लॉन्च नहीं हुआ है। एयर इंडिया ये ग्लोबल एविएशन सेक्टर को दिखाना चाहती है कि एयर इंडिया एक अच्छी एयरलाइंस जो मार्केट में कंपटीशन करेगी वो बनने वाली है। बहुत अच्छा पहल है। एयर इंडिया जो इतने सालों से घाटे में जा रही थी, उस एयर इंडिया को हमें एक अच्छा एविएशन बनाना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी पॉसिबल हो। यहाँ पे आर्टिकल एक आ रहा है नरेंद्र मोदी साहब का। इन्होंने स्पीच के दौरान कुछ बातें कही थी डेमोक्रेसी को लेके, मुझे अच्छी लगी बहुत, जो आपकी मेंस में आपके लिए काम आ सकता है। यहाँ देखिएगा, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट डिफाइंड अ ट्रू डेमोक्रेसी एज हैविंग 4 फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन, फियर, फेथ एंड फ्रॉम वांट्स। ये सर मगर डेमोक्रेसी वाला कोई भी आपका ऐसे या आंसर राइटिंग हो रहा है ना, उसमें आप ये डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। A democracy works best in an environment of pluralism where every citizen has the freedom to practice one's own beliefs and faith without imposing it on others and without hampering the progress of others, where one has the freedom to express one's opinion responsibly, objectively, courteously, and fearlessly. This translates to your responsibility to create a just society as defined by the 20th century American philosopher John Rawls. ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल सेव कर लीजिएगा। मेंस में लिखने के लिए कंटेंट है डायरेक्ट आपका। हम एडिटोरियल्स पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने जो हाल ही में रेपो रेट में चेंज नहीं करा है, उसको लेके दिया हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे in line with expectations, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India voted unanimously in its August meeting to keep the policy rates at 6.5%, 6.5%। ठीक है, वोटिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद निर्णय लिया गया था कि अभी भी हम रेट को चेंज नहीं करेंगे, दे विल रिमेन एट दैट। The tone of RBI governor's statement was directly hawkish as he emphasized the readiness of the act and reaffirmed the policy objective of aligning inflation central bank's target। ठीक है ना, मतलब आरबीआई गवर्नर साहब फुल मूड में है कि इन्फ्लेशन को ट्रैक पे ला के रखेंगे जैसा आरबीआई चाह रहा है। However, considering the requirements of policy response to its juncture is curtailed due to supply side induced spurt in food inflation and a modernization in core inflation, it would seem that the Monetary Policy Committee is likely to maintain status quo on rates in the near term. Trajectory of inflation, however, remains unpredictable. In its June policy, the RBI projected it at 5.2% in the second quarter. In its August meeting, it substantially revised its projection upwards to 6.2%. As prices of vegetables have soared in July and August, while surge is likely to contemporary, जो लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं आपके वेजिटेबल्स की, वो टेम्प्रेरी है, आगे जाके कंट्रोल हो जाएंगे। द कमेंट्री फ्रॉम आरबीआई सजेस्ट दैट सेंट्रल बैंक बिलीव्स द वेजिटेबल प्राइसेस विल करेक्ट इन द नियर टर्म। देयर रिमेन्स कंसिडरेबल एम्बिग्यूटी ओवर फूड प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टिनिटी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन मानसून एंड इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। इसलिए वेजिटेबल्स का जो अचानक से प्राइस वगैरह बढ़ रहा है, जो थोड़ा सा मार्केट में उथल पुथल चल रही है, बेसिकली हम जानते हैं कि मानसून और एल नीनो दोनों के कारण की है वेजिटेबल। ठीक है ना, मानसून कहें या एल नीनो कहें, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, during such periods as the RBI governor outlined, supply side interventions can limit severity and duration of such shocks. On Wednesday, Uniform Ministry announced that it was offloaded 50 lakh metric tons of wheat in an open market in a phased manner. ये मतलब बताना चाह रहे हैं कैसे आपका wheat को मार्केट उतारा गया था। This could have
have moderating influence on prices. However, other factors such as higher crude oil prices also possess risk to trajectory inflation. ऑन द यहाँ पे ऑन द ग्रोथ फ्रंट आरबीआई रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, सही बात है, और जीडीपी जो फोरकास्ट हमारा है 6.5% का, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना. इवन एज एक्सटर्नल डेट डिमांड वीकेंस एंड द क्यूमुलेटिव रेट हाइक ऑफ 50 basis points आर स्टिल वर्किंग देयर वे थ्रू दिस सिस्टम. ओवरऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव. चलिए यहाँ पे हमारे ये और आर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ही हम जानते हैं. आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है. बाकी जो बातें करी हुई ये बातें अच्छी हैं, बट ये मोर ऑफ अ, या तो आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में हो या फिर आपका बस समझना हो वो चीज़ को, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है. अगर आप लगातार अखबार पढ़ते आ रहे हो तो आपको हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है. यहाँ पे कुछ बातें जो कही गई हैं, जैसे यूपीआई लाइट का जिक्र करा है. यूपीआई लाइट क्या होगा? ऑफलाइन एनएफसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा. एनएफसी हम जानते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन. एनएफसी क्या होता है? एनएफसी होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन. अब इसमें क्या करने वाला है ना, इस नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से, सॉरी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से यूपीआई का ऑफलाइन पेमेंट एलिजिबल हो जाएगा ऑफलाइन पेमेंट्स करने के लिए. तो ये भी प्रयास करा जा रहा है आरबीआई के माध्यम से, है ना, ताकि यूपी ट्रांजैक्शन और बढ़ें, डिजिटल ट्रांजैक्शन और बढ़ें. जिन जगहों पे नेटवर्क इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पे भी हम यूपीआई पेमेंट कर पाएँ, ताकि जो हमारी रूरल, कहीं ना कहीं बात करें रूरल या फिर जो आपके एक्सक्लूडेड क्षेत्र हैं, वो भी आपके यूपीआई करके डिजिटली एडवांस हो जाएंगे. फिर यहाँ पे आर्टिकल आपका और डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब का है. ये हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं. इन्होंने जो अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जो प्रक्रिया बदलने की बात करी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है, बिल में बात करी गई है, उसी को अपना आर्टिकल दिया हुआ है, जो कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ है. उन्होंने पॉजिटिविटी की बात की है यहाँ पे. The day before the monsoon session is set to end, the government tabled the chief election commissioner and election commissioners सर्विस अपॉइंटमेंट बिल, ठीक है ना. इसमें इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट की बात भी करी हुई है, उसमें आगे आएंगे. ओवरऑल यहाँ सब कहानी दी हुई है. इन मार्च एनानिमस वर्डिक्ट ऑफ 5-judge constitution bench headed by Justice K.M. Joseph ruled that a panel comprising of PM, LOP, Leader Opposition, CEC and ECs and Chief Justice of India shall appoint CEC and EC. मतलब अगर हम बोलें कि अगर आपका चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट होना है तो उस पैनल में कौन कौन होता है? आपके पीएम साहब होते हैं, आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, और आपके साथ में सीजीआई होते हैं, ठीक है. और सीजीआई क्यों? ताकि एक इम्पार्शियलिटी रहे, है ना, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. एक इलेक्शन बहुत ही इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ही सैंक्टिटी वाली पोस्ट होती है, ईमानदार छवि को ही रखना चाहिए वहाँ पे. द बिल नाउ प्रपोज द यूनियन गवर्नमेंट टू सीक रिप्लेस सीजीआई विद कैबिनेट मिनिस्टर. सीजीआई को रिमूव करने की बात की जा रही है, मतलब इस कमेटी से, ठीक है. However, proposals to welcome addition of such committee headed by cabinet secretary with 2 other members are not below the rank of secretary to the government to prepare a panel of 5 members for the consideration of selection committee. Another positive feature of the bill is that the CEC and other ECs will be appointed from amongst the persons who are holding or having held a post equivalent to the rank of secretary, and shall be persons of integrity who have knowledge of and experience in the management and conduct of elections. One reason that March verdict was important because it addressed the issue of partisanship and institutional autonomy. The current selection process by the President or the advice of PM and the Cabinet does the grave disservice to newly appointed election commissioners. No matter how illustrious and impeccable the backgrounds, they still suffer the risk of being seen through the lens of partisanship. Yeah. For this reason, it is important to have a collegium to improve the public perception of the commission, neutrality and independence. The Supreme Court verdict had maintained that the CJI presence could quell the executives unchecked and unaccounted for holdover appointments, as all governments will want to yes on the panel. मतलब कि सीजीआई के होने से क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है ना, ऐसे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी और
जो खासकर जी हजूरी वाले लोग होते हैं ये भी अपनी जो बिल्कुल बूस्ट हो जाएंगे वो रुके रहेंगे, क्योंकि जुडिशरी उन पर कमांड रखेगी ऊपर कि ये नहीं तो ये क्यों। ठीक है, बट द गवर्नमेंट वाइल प्रपोजिंग द बिल कॉल्ड इट फैलाशियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परमिसिबल सजेशन दैट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मेक अ ऑनेस्ट सिलेक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ जुडिशरी। अब पैनल ये बेसिकली कह रहा है कि नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव कर सकती है, जुडिशरी की जरूरत नहीं है हमको। मेंटेनिंग द election commission institutional audit autonomy is urgent in the current national and international context. There has been an increasing global erosion of trust in electoral institutions. मतलब हम जानते हैं कि कैसे आपका दिक्कत आती रहती हैं। According to Gallup World Poll, only 50% of voters are reported to have confidence in the honesty elections, while in US 40%। मतलब लोग को भरोसा नहीं है, ये डेटा है कि ठीक है ना, ग्लोबली 50% लोग को ही भरोसा होता है जो इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है उसके ऊपर, बाकी लोग को नहीं होता है। अब क्या है, इवन इन इंडिया वो पास यूएस हम जानते हैं कि भारत में इलेक्शन कमीशन वो कंट्रोवर्सी में रहा है, वीवी पैट वाली कंट्रोवर्सी रही, भले ही फालतू हो, फर्जी हो, तो कंट्रोवर्सी तो आई ना। और कंट्रोवर्सी कहाँ है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। Amidst these debates, we must remember that even the Coliseum model is not perfect. हम ये भी जानते हैं कि Coliseum model perfect कहाँ है। The CBI directors have also been appointed in the Coliseum and some of them have not covered themselves with the glory. कुछ गलत लोग को बिठाया गया है पैनल में। Some had questioned the CGI inclusion in the Colosseum. One, he may be legal expert but is hardly likely to know the candidates. ठीक है। Secondly, how can he sit in the judgment if an appointed is challenged in Supreme Court? है ना। अरे ये बताओ कि सीजीआई, मान लो कि जो अपॉइंटमेंट हुई किसी इलेक्शन कमिश्नर की वो चैलेंज हो गई, तो सीजीआई तो ऑलरेडी कोर टीम में था ना, तो ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। To perfect this model, whether it is the Coliseum model from SC verdict or one proposed in the Raisa bill, I propose the Coliseum system will be all be more credible if anonymous verdict is added as precondition to the appointment. Will it amount to giving a veto power to the LOP? Not at all. If the choice is limited to 5 candidates shortlisted by cabinet secretary led committee. ठीक है। One extremely important provision of the bill is that it seeks to protect the two election commissioners from removal, bringing them on at par with the CAC. They can be removed through a process of impeachment like Supreme Court judge. This has been a demand for 2 decades. इस बिल में ये बात करी गई है कि रिमूवल को लेके अब बचा लिया है इलेक्शन कमिश्नर्स को। There is one more provision of major concern. The commissioners who were equated with Supreme Court judges since the Act of 1991 are being downgraded. ठीक है ना, ये बात भी उसने दी हुई है। While the salary of the election commission then and now is the same Supreme Court judge, the rank in the warrant of precedence is being reduced. रैंक नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस हम जानते हैं। अब देखो आपको इसमें करना क्या है सर, ये आर्टिकल तो आ गया, आपने बता दिया, हम क्या करें इसका। गुड, ये सवाल ज़रूर करा करो। और मैं इसके लिए आपके लिए एक पहले मैं ब्लैक बोर्ड तैयार करूँ। ब्लैक बोर्ड हो गया तैयार, अब चौक से लिखूँगा। टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखो क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किसी कौन कमेटी में होता है, इसके बाद ये कैसे काम आएगा जानने के लिए ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। इसके अलावा इसमें क्या जानोगे आप, इसमें आप जानोगे पूरी तरीके से कि हाउ जुडिशरी या जुडिशियल इंटरवेंशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप अथॉरिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक से आपको निकल के आएगा कि जो रेगुलरली इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जाते रहे हैं कंट्रोवर्सी के माध्यम से,
क्यों उठाए गए? हैज़ पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस? ठीक है, इसका अध्ययन करना आप, तो आपके लिए आर्टिकल काम में आएगा। एक और इसमें है ना, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, ये ज़रूर देखना कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस ये बेसिकली क्रम होता है अधिकारियों का, जो सॉरी अधिकारी कह रहा हूँ मैं, भारत में किस लेवल और किस रैंक पे आपके रखा जाता है अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ये देखना वारंट ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। चलो, यहाँ बेसिकली आपका आर्टिकल जो आया हुआ है जनविश्वास बिल्कुल लेके है, अच्छी बातें की गई यहाँ पे। ठीक है, the जनविश्वास bill is meant to assure such apprehensions assuage the provision of criminal liability embedded in the many laws was an offshoot of colonial mindset that persisted even post independence, viewing private enterprises with suspicion. We are now undoing the shackles of past. मतलब घूम फिर के अच्छा काम करा इन्होंने अमेंडमेंट ला के। ठीक है, an attempt is made to ensure the degree of punishment is commensurate with the severity of offense. ये हम जानते हैं कि कैसे इस बिल के माध्यम से सज़ा और जुर्माना को बैलेंस आउट करा गया है। ठीक है, कहीं पे कम थी कहीं पे ज़्यादा थी तो उसे बैलेंस आउट कराया। आगे देखिए यहाँ पे हम, जैसे कि जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एग्जांपल दिया उन्होंने, यहाँ पे क्या बहुत सारे इम्प्रिजनमेंट के क्लॉजेज हैं, तो ऐसे चीज़ों को ही रिफॉर्म लाना ज़रूरी था। ठीक है, डिलीटिंग द क्रिमिनल प्रोविजन इन दी FCA एक्ट अलाउड द अरेस्ट ऑफ ग्रेजर्स विद हुज कैटल एंटर्ड द फॉरेस्ट लैंड। ठीक है ना, कितना कितना गलत चीज़ है बताओ। अगर फॉरेस्ट लैंड में किसी चराने वाले की गाय वाय घुस गई, सॉरी गाय बोल रहा हूँ, बकरी घुस गई या अन्य मवेशी घुस गए, तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोविज़न कर लगाए जाते थे आरोप, पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, जेल का प्रावधान था। क्यों था? ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। ठीक है, अब नहीं। द बिल विल अमेंड 2 सेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज इश्यूड क्लियरेंस क्लासिफिकेशन इन दिस रिस्पेक्ट। द अमेंडमेंट इन लॉ इज ओनली एन एनेबलिंग प्रोविजंस, देयर इज वर्क टू बी डन इन केस लॉ इज रेडिकली ईज्ड। ओवरऑल अच्छा लिखा उन्होंने, बस कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बताइए जो बिल्स लाए गए हैं इनके माध्यम से जुडिशल रिफॉर्म्स अपने आप आ जाएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक आर्टिकल आपके दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। इसमें जो खास जानने के लिए हुए, पहली बात तो जो KM जोसेफ सर वाला केस था, यही इसका जिक्र कर रहे हैं बार बार। ये KM जोसेफ सर केस था, इनका कमेटी है, सॉरी बेंच थी ये, सॉरी इनका शब्द गलत निकल गया मुझसे, बेंच थी KM जोसेफ, इनकी अध्यक्षता में इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म के लिए एक बेंच थी, कुछ बातें कही गई थी उसमें। चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेंट्रल अपॉइंटमेंट द मेंबर ऑफ ECI। आर्टिकल 342(2) में दे रखा है, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज अ प्रेसिडेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम फिक्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, however since there is no law made by the parliament, Supreme Court stepped in to fill the constitutional vacuum. After going through the debates of Constitutional Assembly, the court concluded that maker of Constitution did not intend to exclusively calling the shots in the manner appointment. ठीक है, in the process was challenged before the Supreme Court. Law minister suggests a pool of candidates to PM and president makes an appointment on the advice of PM. ठीक है, PM को सजेस्ट की जाती है, PM सजेस्ट करता है आपको बेसिकली जो भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड टोल्ड द कोर्ट अर्लियर दैट डेटाबेस है रिटायर्ड ऑफिसर्स का, सेक्रेटरीज का, जिनसे हम करते हैं ये काम, मतलब शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। द लॉ मिनिस्टर चूज द पैनल फ्रॉम डेटाबेस। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन बिल सेज अ सर्च कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो अब होगा एक कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम पे, सॉरी इनके अंतर्गत कैबिनेट सेक्रेटरी जी के अंतर्गत एक आपकी कमेटी उठाई जाएगी, जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, नॉट बिलोंगिंग टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्सन्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है ना, 5 लोग का पैनल बनाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब,
तभी आपका ये चुना जाएगा नाम वगैरह। सेशन कमेटी विल कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, द LOP, हाउस ऑफ पीपल मेंबर्स, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द PM। तो ये इस बिल में नई बात की गई है। जो अब नया अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कमेटी होगी उसमें ये लोग हुआ करेंगे, ठीक है ना। पहली बात, नाम शॉर्टलिस्ट कैसे होगा आपका? नाम शॉर्टलिस्ट आपका होगा कि मैं आपको इसमें देखिए, रिफॉर्म्स तो देश में ज़रूरत है। रिफॉर्म्स आएंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। वापस से पुराने तरीक़ों से हम बेहतर नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। इनके अलावा 2 और मेंबर होंगे सेक्रेटरी रैंक के, ठीक है। एक्सपर्टीज़ वगैरह होगी, टोटल 5 का पैनल होगा। इसके बाद जो नाम फाइनलाइज होता है PM साहब करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर करेगा, CM नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर करेगा, ठीक है। इसके क्या होगा कि नए तरीके से अपॉइंटमेंट होंगे अब आगे। द CEC and EC will be individual who hold or have held post equivalent to Secretary of the Government of India shall be a person of integrity, ऐसा बिल कह रहा है। द टर्म CEC and EC remains चेंज इन द बिल 6 years कर दिया गया है, या फिर अगर उनकी उम्र 65 हो जाएगी, 6 साल या 65 years। The 6 years tenure is an ideal, however strict adherence would have introduced considerable problems, ठीक है। आगे आ जाओ। Parliament has the power to nullify the effect of court ruling by addressing the concerns flagged in the judgment. The law not simply be contradictory to the ruling. However, the idea of an independent body that conducts election premised through Supreme Court judgment, ठीक है। ओवरऑल आप जानिएगा कि इलेक्शन कमीशन में कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, अब कैसे किया जाएगा नए बिल के माध्यम से, क्यों CGI को रिप्लेस करा गया है, एंड वाई पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन द इलेक्शन कमीशन। वैसे कोई ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये जो रेगुलरली अपोजिशन पार्टीज मुद्दे उठाती रहती हैं, चाहे वो EVM मशीन का हो या कोई भी मुद्दा हो। चलिए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जिक्र हो रहा है स्पॉन सिटी का। मैंने आपको, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसमें मैंने स्पॉन सिटी की बात की है, ठीक है ना। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन 2015 टू बूस्ट फ्लड रेसिलेंस इन मेजर सिटीज़। दो सॉल्यूशंस कंक्लूड द यूज ऑफ परमेबल asphalt, the construction of canals and ponds, while the restoration of wetlands, जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगी शहरों में ज़्यादा। मैसिव अर्बनाइजेशन, जितना जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, उससे क्या हो रहा है ना कि उससे कॉन्क्रीटेशन हो रहा है, जिससे पानी नीचे जाने की जगह पानी ऊपर रुक जा रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, 641 आउट ऑफ 654 लार्ज एंड मीडियम साइज सिटीज़ इन चाइना वर वल्नरेबल टू फ्लडिंग, ठीक है ना। But implementation has been patchy. 30 pilot spawn cities were selected in the 15-16, ठीक है ना। बेसिकली चाइना में अभी फ्लड आई हुई है ना, तो बड़ी समस्या हो रही है वहाँ जिक्र बाबा स्पॉन सिटी करा जा रहा है, ठीक है। स्पॉन सिटी क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है बेसिकली, ठीक है, पानी जितना आएगा। ये टर्म है, जनरल टर्म का, अगर हम जनरली बात करें, अगर हम limitation of initiative, even if spawn city measures had been implemented in full, they would have been unable to prevent the severe disaster. The Zhengzhou and Henan province was once the most enthusiastic pioneers of spawn city construction, allocating nearly 60 billion yuan। देखिए, अब इस spawn city वाला कॉन्सेप्ट जो है कि ज़्यादा पानी को वाटर लॉगिंग होने से रोका जाएगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन करे जाएंगे कि पानी ड्रेन आउट हो सके, ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाएगा कि रोड्स में पानी जैसे एसफाल्ट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। मतलब प्रयास ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा धरती पे चला जाए ताकि वाटर कंजर्वेशन वगैरह भी हो, मगर हालांकि ये भी इतना पॉसिबल नहीं है जिस मात्रा में पानी आता है और जिस हिसाब से शहर बन चुके हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स बिलीव द स्पॉन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैंडल नो मोर देन 200 mm ऑफ रेन पर डे। स्पॉन सिटी और जो बातें कर रहे हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं वैसे 200 mm से ज़्यादा की रेन तो झेल नहीं सकती है, अभी स्पॉन सिटीज़ होती हैं, ठीक है। The height of rainstorm that lashed Beijing at end of July, rainfall at one station reached 745 mm over 3.5 days.
कितना ओवरफ्लो है पानी का, बारिश जब ज़्यादा हो रही है आंधी तूफान में आपका। तो हमको जानना ज़रूरी है कि स्पॉन्सिटी क्या होती है, हम कैसे अर्बन फ्लडिंग को रोक सकते हैं। अगर आप लोगों ने वेबसाइट पर जाके विज़िट करा होगा तो मैंने वहाँ पे एक बहुत पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब भी आपकी इंडिया में अभी चल रही थी बाढ़ वगैरह, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने अर्बन फ्लडिंग नाम से एक ब्लॉग लिखा था। आप वेबसाइट पर जाके इसे पढ़ सकते हो, अर्बन फ्लडिंग, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग, ये आप जाके पढ़ लेना वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे बात सॉन्सिटी की करी क्यों जा रही है और कैसे ज़्यादा बारिश होने पे शहरों में पानी बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। क्या फ्लड प्लेन्स का इलीगल कंस्ट्रक्शन होना फ्लड प्लेन्स पर ये एक कारण है, ये सब हमने बात वेबसाइट पर करी हुई है। ओवरऑल आज के पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बातें और चीज़ों के ऊपर है, हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं करेंगी। तो हमने जाना आज की पहली बात, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं और क्या इलेक्शन कमिश्नर की स्थिति इस समय है कमीशन की। हमने जाना कि जो लगातार बिल पेश करे जा रहे हैं उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट बेसिकली पेनाल्टीज़ को और जेल की अवधि को ऊपर नीचे कर रही है ताकि वर्तमान समय के हिसाब से ये कानून काम में आ सकें। हमने और आगे जाना कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डील कर रही है इन्फ्लेशन से, सप्लाई चेन क्राइसिस से, एल नीनो, मानसून डिले, और क्या प्रयास है गवर्नमेंट का जीडीपी को रेगुलर रखने के लिए। ऐसे ही हमने ऊपर आते हुए जाना कि एयर इंडिया ने लोगो अपना चेंज करा है, जिससे वो मार्केट में मैसेज भेज रहे हैं कि एयर इंडिया मतलब अब नई ग्रोथ है, एयर इंडिया नए सिरे से काम कर रही है जो कि एक ग्लोबल कंपटीशन दे सकती है बाकी एयरलाइंस को। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड MR मिश्रा। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पुरानी वीडियो एक बार जाकर ज़रूर देखें हमेशा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पेपर की कंटिन्यूटी आपको पता लग जाती है कि कल क्या आया था, उस पर काउंटर आर्टिकल आज क्या आया है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ताकि हर किसी तक ये मैसेज पहुँचे कि हम पेपर को कितनी आसानी से बिना किसी टेंशन के पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।